एवरीवन, एसबीआई इंग्लिश चैलेंज 20 डेज डे 2। आज हम डे 2 के प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल से रूल सीख रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी रूल होगा, जो भी ग्रामेटिकल पॉइंट होगा, या जो भी रीअरेंजमेंट या कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी पॉइंट की, मैं वहां पे वो एक्सप्लेन भी करूंगी। तो इस एक सेट से आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं पहले भी एक सेट करा चुकी हूँ, सेकंड है, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे हम 20 करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन आज का है, क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से सेंटेंस पार्ट अंडरलाइन। ओके, 4 अल्टरनेटिव, 4 नहीं 5 है यहाँ पे, गलती से 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं। इसका मतलब है सिंपल है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है। फ्रेज रिप्लेसमेंट मान लीजिए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए भाई, यू हैव मेट ऑलिवर बट आई हैव अदर ब्रदर whom you have not met called ल्यूकस। देखिए यहाँ पे क्या है, यू हैव मेट ऑलिवर, आप ऑलिवर से मिल चुके हैं, बट आई हैव अदर ब्रदर whom you have not met yet। देखिए अदर और अनदर में फर्क होता है। यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, आई हैव द अदर, आई हैव अनदर, आई हैव अदर, आई हैव अदर तो है ही है ना, ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और आई हैव फ्यू और नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए फ्यू नहीं आएगा, ये तो सेम ही हो गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड एक ही बात हो गई। अब द आ गया और एक अनदर आ गया। देखिए अदर और अनदर में फर्क होता है। क्या होता है, अदर का मतलब होता है, जैसे आपने, सिंपल सी चीज है, कोई शॉप है ना, किसी शॉप से आपने कोई चीज खरीदी और आपको लगता है आपको पसंद नहीं आया, आप खरीदने गए, आप बोलोगे चलो किसी और दुकान पे देख लेते हैं, किसी और पे, अदर पे, ठीक है ना। अच्छा, इसको छोड़कर, ठीक है, अगर आप दुकान पे गए और आपने इसमें से भी एक पसंद कर लिया, लेकिन आप बोलो एक और पर देख लेते हैं, यानी कि आपने पसंद तो उस पर भी आ रहा है, आप एक बार एक और देख लेते हैं, यानी कि अदर का मतलब होता है एक चीज को छोड़कर, और एन अदर का मतलब इसके साथ एक और। तो यहाँ पर क्या है, आप ऑलिवर से मिल चुके हैं और मेरा एक जो ब्रदर है whom you have not met, जिससे तुम नहीं मिले हो, कॉल्ड ल्यूकस, दूसरे का नाम बताया, एक के अलावा दूसरा है, तो वहां पे एनदर आएगा, ना कि अदर। समझ में आ गया ना एनदर और अदर का डिफरेंस, तो यहाँ पे एनदर आ जाए, ठीक है। चलिए अगला, द पायलट फ्लाई द प्लेन इनटू द थिक क्लाउड्स व्हिच क्रिएटेड हैवी टर्बुलेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, विच क्रिएटेड, एक दूसरा क्लॉज जुड़ा है जो पास्ट में है, और यहाँ पर क्या है, द पायलट फ्लाई। ऐसा नहीं होगा भाई, उसने जहाज, अगर जो पायलट है उसने प्लेन उड़ाया होगा तभी तो वो क्रिएटेड हैवी टर्बुलेंस, तभी तो उसमें हैवी टर्बुलेंस हुआ होगा, हैवी डिस्टर्बेंस हुआ होगा, ज्यादा आवाज हुई होगी, कुछ भी, ठीक है ना। तो प्लेन उड़ाता है, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जबकि बात हो रही है कि ऐसा हो गया था, जिसने क्रिएट किया, पास्ट की बात हो रही है, तो उड़ाया भी तो उसने पास्ट में होगा, और पास्ट में उड़ाया होगा तो ना तो विल आएगा, ना वुड हैव फ्लाइंग आएगा, सिंपल आ जाएगा फ्लू। तो पायलट फ्लू, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की, ठीक है ना। चलिए भाई अगला नेक्स्ट पे आते हैं। द टीनेजर्स वेंडलाइज द स्टैचू विदाउट थॉट अबाउट द रिपर्कशंस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भाई, रिपर्कशंस जैसे किसी चीज के परिणाम होते हैं, उसके परिणाम भी ना जाने, ठीक है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है, और ये वीडियोस की सीरीज आपको मिल जाएगी, बैंकिंग स्पेशल इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें, ठीक है ना। प्रीपोजिशंस के बाद जो भी कभी वर्ब आएगी, ठीक है ना, जैसे एक कल या कल पहले वाले में था, या मैं एक सेट लगवा रही हूँ, किसमें था मुझे याद नहीं, जैसे कि ऑन आया, और ऑन के बाद एम्फेसाइज नहीं आएगा, एम्फेसाइजिंग आएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब है प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वर्ब में आईएनजी लगता है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगता है, और यहाँ पे विदाउट एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद थॉट नहीं आएगा, थिंकिंग आएगा, और ये पूरी ग्रामर में काम करेगा। आप गार्ड मान लो, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो इट विल बी कम विद आईएनजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैच्यू विदाउट थिंकिंग, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो स्टैच्यू विदाउट हेड बीइंग थिंकिंग, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, विदाउट थिंग ये फर्स्ट फॉर्म है, विदाउट ए का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, नो एरर का मतलब नहीं बन रहा। अच्छा यहाँ पे एरर बताना था, इसमें नो इम्प्रूवमेंट ही है, एरर या जो भी है, ये मुझे लग रहा है मिसप्रिंट ही हो गया, या नो इम्प्रूवमेंट होगा, जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे पता है ये सही है, स्टैच्यू विदाउट थिंकिंग। चलिए अगला देखते हैं। Who will believe that she was not hardly hit by her husband's death? कौन बिलीव करेगा कि वो जो थी, देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट आ रहा है, तो नॉट के साथ तो हार्डली वैसे भी नहीं आएगा। मैं आपको हार्डली के बारे में समझा देती हूँ, देखिए, चलिए देखिए, हार्डली एक एडवर्ब है ना, इस, और एक होता है हार्ड, ठीक है ना।
हार्ड एक एडवर्ब भी है, हार्ड एक एडजेक्टिव भी है। चीजें समझना थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है ये, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहूंगी इसे। देखिए, शिट, ये मेरे हेयर से हो जाता है ये, और मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूँ ना, ऐसी मेरे हेयर से वहां भी चीजें पता नहीं अपने आप बोर्ड ऑटोमेटिक चलता रहता है। चलिए भाई देखते हैं। तो हार्डली और हार्ड, यहाँ पे देखिए हार्डली जो है, कई लोगों को क्या लगता है कि हार्ड है, हार्ड का एडवर्ब हार्डली होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे फास्ट होता है ना, फास्ट का एडजेक्टिव भी फास्ट है और एडवर्ब भी फास्ट है, फास्टली नहीं होता। इसी तरह से हार्ड का एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हार्ड हैं। ये हार्डली अदर सेंस में यूज किया जाता है। जो हम हार्ड की बात करते हैं ना, कठोर या किसी चीज में हमने बहुत तेज से मारा, तो वहां पर हार्ड का ही यूज होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में। ये हार्डली अलग सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, देखिए अगर मैं बोल दूं हार्ड वॉल, तो यहां वॉल नाउन है, नाउन की विशेषता, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, ठीक है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। अब मैं बोल दूं हिट द बॉल हार्ड, ही हिट द बॉल हार्ड, उसने तेजी से बॉल को मारा। तो तेजी से किसको मारा, बॉल तेज नहीं थी, उसने मारा तेज, उसने मारा तेज। और मारना क्या हो गया, एक वर्ब हो गई, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। यहाँ पे हार्ड एक एडवर्ब है। तो मेरी बात समझ में आई, हार्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, यूज पे डिपेंड करता है कहां वो एडवर्ब है, कहां वो एडजेक्टिव है। हार्डली अनदर सेंस में यूज किया जाता है। हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल, ही हार्डली डज एनी वर्क, बमुश्किल वो कोई काम करता है। यहाँ तेज से मतलब नहीं होता है ना। और हार्डली का एक रूल ये भी होता है कि ऑलरेडी नेगेटिव होता है हार्डली, इसके साथ कभी नॉट का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हार्डली गलत है, आएगा हु विल बिलीव दैट शी वाज नॉट हिट हार्ड। हिट हार्ड का मतलब है वो ज्यादा सदमे में नहीं थी, ऐसे हिट हार्ड, ठीक है ना। तो ज्यादा से मतलब है हिट से, या हार्डली मुश्किल से तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पे हिट हार्ड आएगा, ऑप्शन सी। तो मैंने इससे आपको जितने भी रूल थे हार्ड से रिलेटेड वो सारे बता दिए, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। संजय एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैव गॉन होम नो एरर। देखिए इसमें देखते हैं, ये देखिए यहाँ हमेशा ध्यान रखना, एज वेल एज ऐसी कुछ कंजंक्शंस होती हैं, ठीक है ना। और एज वेल एज हुआ, टुगेदर विद हुआ, ठीक है ना, टुगेदर विद हुआ, टुगेदर विद, इसी तरह से बिसाइड्स हुआ, इन एडिशन टू हुआ, ठीक है ना। ये जब भी कंजंक्शंस दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगी तो हमेशा पहले वाले यानी दूर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और हैव से दूर कौन, इसने इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, संजय सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आएगा, हैव का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैज आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, he would not have written this letter if he would have not heard this news। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी हो, अदर देन इन दोनों में से कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, ये कंडीशनल सेंटेंस, इसका मैं एक नीचे टैग कर दूंगी। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी कोई दिक्कत आती है, आप मेरा एक वीडियो देख लीजिए कंडीशनल सेंटेंस का। आई बेट दिस कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके का कंडीशनल सेंटेंस का एक्सप्लेन्ड वीडियो नहीं मिलेगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप कभी नहीं कंफ्यूज होगे। बाकी मैं इसमें एरर बता देती हूँ क्योंकि लंबा टॉपिक है, ऐसे में एक बार में नहीं समझा सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, बस एक बात यहाँ मैं समझा सकती हूँ कि इनमें क्या होता है, वर्ब डिसाइडेड है, यानी पेयर बने हुए हैं। इफ वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में, जिसमें दोनों पार्ट के पेयर्स बने हुए हैं कि इधर अगर वुड हैव आएगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा, इधर अगर ऐसे ईएस आएगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा। तो अगर दूसरी तरफ देखिए, ये है इफ वाला सेंटेंस, तो इफ वाले से अगर दूसरे में वुड हैव होता है तो इधर हमेशा ये हैड में बनता है। तो इफ ही हैड नॉट, मैंने ये काट दिया, ये कटेगा, इफ ही हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज, अगर उसने ये न्यूज नहीं सुनी होती तो ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर, उसने ये लेटर ना लिखा होता। समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए उसके ना कुछ पेयर होते हैं, मैं थोड़े से पेयर बता देती हूँ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है इफ वाले सेंटेंस में तो इधर हमेशा किसका यूज होता है, फ्यूचर का, जैसे विल वुड आएगा। जैसे मैं बोल दूं इफ आई एम फाइन, यदि मैं ठीक होती हूँ, आई विल कम टू पार्टी, मैं पार्टी में आऊंगी। अगर यहाँ पे प्रेजेंट ना होके पास्ट होता है, सिंपल पास्ट, तो यहाँ हमेशा मॉडल्स आते हैं सेकंड वाले में,
ठीक है ना। और अगर पास्ट परफेक्ट होता है इफ वाले में, जैसे मैंने इसमें ठीक किया, तो इधर मॉडल प्लस हैव जैसे इसमें आया है, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं टैग कर दूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए भाई, द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इज रनिंग अ कोर्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, नो एरर। कहाँ पे एरर है इसमें देखते हैं। देखिए इसमें क्या एरर है, द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, रहा है रहिए रहा मतलब रहा है रहिए रहे हैं, और प्लस टाइम है ना। सिंपल सी चीज है, अगर टाइम दिया हो है ना, सिंस और फॉर वाला, भाई टाइम दे रखा है ना, तो टाइम वाले कौन से होते हैं, वो होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब डिपेंड करता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट होते परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जिसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन ये सब आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज बीन रनिंग आ जाएगा, ना कि इज रनिंग, ठीक है ना। अगर कुछ चीज चल रही है और पीछे से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है टाइम के साथ, तो वहां उसके लिए क्या लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कभी कभी वर्ड्स ऐसे होते हैं माइंड से बार बार स्लिप होते हैं। चलिए ये क्या है, ईडियम फ्रेज आ गया भाई, ठीक है। देखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट दो तरह का आता है, एक आता है इसका आपको अर्थ पूछ लिया जाता है, इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, और एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, ठीक है। तो ब्रेक, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, ही ब्रोक ऑफ। तो ध्यान रखिएगा, ऑफ शब्द तो वैसे भी देखो जहां आ जाता है ना, वो लगभग कोई चीज स्टॉप और एंड ही करता है, नहीं भी पता तो आप इसको हिट ट्रायल कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना फेंटेड होगा, ना डिवाइडेड हिज नैरेटिव होगा, ना टुक हिम ऑफ होगा, ना नन ऑफ दिस होगा। सिंपल सी चीज है, सडनली स्टॉप होता है ब्रेक ऑफ का मतलब, ठीक है ना। चलिए भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैंने एक बार पहले कराया था कभी, तो बड़े बच्चे कंफ्यूज थे इसमें। यहाँ फिलर है, ये फिलर में आप कुछ लोगों को लगेगा, कुड यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे, मुझे जगा सकते हो संडे को जल्दी, ठीक है ना। मस्ट तो मतलब ही नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई मस्ट तो होता है किसी दृढ़ बात के लिए, किसी ड्यूटी के लिए, है ना, यहाँ तो नहीं आएगा। चलो विल, और अच्छा विल यू वेक मी सो अर्ली ऑन अ मंडे, है ना, और शेल, शेल भी नहीं आएगा यू के लिए। कुछ लोगों को लगेगा विल, डेयर में और कुड में क्या क्या लग सकता है, मतलब सही तो सब बैठ रहा है, क्योंकि वेक फर्स्ट फॉर्म है, क्या तुम मुझे जगा दोगे, क्या तुम में हिम्मत है, क्या तुम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, लेकिन फिलर्स में हम क्या देखते हैं, सेल्स भी तो देखते हैं ना। अगर आप यहाँ सेल्स देखोगे तो देखो सो वर्ड लगा हुआ है, यू वेक मी सो अर्ली ऑन अ संडे। तो देखिए कुड क्या होता है, किसी की क्षमता को दिखाता है, यहाँ क्षमता की बात नहीं हो रही। किसी को आप अगर संडे को उठा सकते हो क्या, तो वहां पे परफेक्ट वर्ड क्या आएगा, डेयर शब्द परफेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ डेयर शब्द परफेक्ट होगा कि डेयर यू वेक मी सो अर्ली ऑन अ मंडे, क्या तुम में हिम्मत है कि मुझे संडे को जल्दी उठा सको, क्या तुम ये कर सकते हो। सकते का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो, जैसे वही वाली बात है, कुछ लोगों को पूछा पंखा चलता है तो वो क्या बोलते हैं कि फैन इज रनिंग, भाई चलता नहीं है, फैन इज ऑन, चलता है या चल रहा है ना, ऑन ऑफ करते हैं। तो हम हर चीज हिंदी में नहीं ले सकते हैं कि सकता है का मतलब कुड ही होगा। कुड का मतलब होता है कुछ पावर, किसी चीज को कैपेबिलिटीज को करना, है ना, शो करना। या कैपेबिलिटीज से मतलब नहीं है, यहाँ बात एकदम सो आप सेंस लग रही है कि क्या तुम संडे को जल्दी उठा सकते हो, क्या है हिम्मत, तो वहां पर डेयर परफेक्ट वर्ड होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, अ फॉरेन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में कॉल फॉर 3 or more hours per class at least until you have mastered the fill in the blank topic, subject, language, fundamentals, none of these। देखिए इसमें भी अ फॉरेन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में कॉल फॉर 3 or more hours per class, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, 3 और 4 घंटे फॉरेन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को पढ़ा जा सकता है। एटलीस्ट अंटिल यू हैव मास्टर्ड द, यहाँ पे क्या आ गया, एटलीस्ट का मतलब होगा कम से कम, जब तक तुम क्या ना सीख जाओ, फंडामेंटल्स, कम से कम शब्द को समझिएगा। यहाँ पर कुछ लोग समझेंगे कि भाई मास्टर्ड तो हम टॉपिक में भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, फंडामेंटल्स में भी हो सकते हैं। गलत क्या हो रहा है, आपको यहाँ शब्द क्या बोला गया, एटलीस्ट कम से कम, अंटिल जब तक तुम नहीं हो जाते मास्टर्ड, कम से कम फंडामेंटल तो सीख जाओ, सब्जेक्ट टॉपिक की तो बात दूर है। तो यहाँ पे क्या सही बैठेगा, फंडामेंटल्स, ठीक है। चलिए अगला, अब जो क्वेश्चन है वो है रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट को लगाने का बेहतर तरीका होता है, अगर आपको कभी समझ नहीं आ रहा उनके पेयर बना लो, है ना। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा तो ये कंफर्म कर लो, इसके बाद तो ये आना ही आना है, इसके बाद ये आना ही आना है। जब आप पेयर्स में बांट लेते हो ना चीजों को, फिर उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा लेकिन ये दो संग में पहले तो नहीं आएंगे, ये दो बीच में तो नहीं आएंगे, तो वो अपने आप लग जाता है रीअरेंजमेंट। अच्छा इसमें हम पढ़ते हैं क्या है,
दे कलेक्टेड प्लांट। अब देखिए यहां से तो नहीं स्टार्ट हो सकता, दे कौन, इसका मतलब पैसेज में पहले किसी की बात की गई है, किसी सब्जेक्ट की। दे कलेक्टेड प्लांट्स, काउंटेड बर्ड्स एंड फोटो, क्या है, फोटोग्राफ द टेरेन एंड द फौना एंड मेड देयर रिकमेंडेशंस, ठीक है। इन स्प्रिंग ऑफ 1963, देखो बिल्कुल लग रहा है ना ऐसी तो स्टोरी शुरू होती है जैसे 1920 स्टोरी ऑफ 1920, जैसे कि वो एक मूवी भी है ना। तो इन स्प्रिंग ऑफ 1963 एंड अराउंड किंग हुसैन इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड न्यूट्रलिस्ट, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है पहला बी, ठीक है, हम लगा के रखते हैं, आगे देखते हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड, ही कौन, किंग के लिए आया होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो का मतलब है इससे पहले एक सेंटेंस आ चुका होगा, वो कुछ चाहता था और दूसरे में आएगा ऑल्सो वॉन्टेड, नीचे वाला देख रहे हैं, ही वॉन्टेड देम, अच्छा वो चाहता था, देम किसके लिए, साइंटिस्ट के लिए, और ही कौन, किंग चाहता था। He wanted them to conduct an extensive survey of the mountains on the eastern side of Dead Sea. चलो आगे नीचे पढ़ लेते हैं, जहां तक है वैसे इसके बाद यही आएगा क्योंकि किंग है, किंग के लिए ही आएगा और उनसे करवाना चाहता था जिसको उसने बुलाया था, ठीक है ना, यहाँ पे। अच्छा, द प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, देखिए प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ये तो आएगा नहीं किंग के बाद, और अकॉर्डिंग एक्सपीडिशन ऑफ इंटरनेशनली रिनाउंड एक्सपर्ट्स इन कंजर्वेटिव बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी एक्सेट्रा वेंट टू जॉर्डन, ना ये वाला आएगा, पहले वो चाहता क्या था उसके बारे में आएगा ना, तो सबसे पहले आएगा डी, फिर ही ऑल्सो वांटेड वाला आएगा, तो कंफर्म हो गया डी के पास सी आएगा। अच्छा भाई, ही ऑल्सो वांटेड टू कवर द डेजर्ट्स टू द ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स, वो कवर कराना चाहता था माउंटेन का जो ईस्ट था। अच्छा, द प्रॉब्लम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वर्ड्स एंड नेचर इन जनरल वाज दस सेट टू रोलिंग, तब क्या होने लगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होने लगी, रोलिंग माने, ठीक है ना, 10 सेट, तो इसका मतलब तो लास्ट में होगा ना, खत्म होने लगे। उससे पहले क्या था, दे कलेक्टेड प्लांट, दे किसके लिए आया, साइंटिस्ट ने कलेक्टेड प्लांट किए, अब कहाँ किए, जहां उसे भेजा गया, तो पहले ये वाला आएगा ना, पहले आ जाएगा ऑफ, मतलब ये एफ, अकॉर्डिंग एन एक्सपीडिशन ऑफ इंटरनेशनली रेनाउंड एक्सपर्ट्स इन कंजर्वेशन, बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी एक्सेट्रा वेंट टू जॉर्डन, दे कलेक्टेड प्लांट्स, उन्होंने किए, और सबसे लास्ट में क्या हो गया, सी एफ, द प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेटिव, कोई रह गया क्या, अच्छा ए, ठीक है, और सबसे लास्ट में आ गया द प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेटिव दस रोलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, किंग था, वो क्या चाहता था, फिर वो ये भी चाहता था, फिर वो जो लोग थे गए, उन्होंने कलेक्ट किया, फाइनली जो प्रॉब्लम थी वो क्या होने लगी, सॉर्ट आउट होने लगी, रोलिंग होने लगी, ठीक है ना। तो ये 15 क्वेश्चन थे, इसमें अगर आप इस तरीके से 20 सेट्स कर लेंगे ना, आई मेक यू अश्योर कि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। ये मैं वीक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सीरीज चला रही हूँ, इसलिए मैं हिंदी तक में आपको चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ, जितने एग्जाम्पल्स हैं उनसे रूल्स बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक एग्जाम्पल से दूसरा रूल, दूसरे रूल से तीसरा एग्जाम्पल कनेक्ट कर सको, ठीक है। आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो और आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है, चलिए।